बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नामक एक विशाल और संपन्न गांव था जो खेत खलिहानों से घिरा हुआ था। उसी गांव के दक्षिण छोर पर एक पुराना मगर मजबूत हवेली नुमा घर बना था। यह घर रामनाथ नामक एक वृद्ध किसान का था जिसने अपनी जवानी खेतों में खून पसीना बहाकर गुजारी थी। रामनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह गांव के सबसे इज्जतदार और निर्णायक लोगों में से एक माना जाता था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा आदित्य और छोटा बेटा अशोक। दोनों का बचपन एक ही चौपाल में बीता, एक ही आंगन में खेलते खाते पढ़ते। मगर जैसे जैसे समय गुजरा, दोनों की सोच में फर्क आ गया। आदित्य शांत, सरल और अपने पिता की तरह मेहनती था। दिन चढ़ने से पहले ही खेतों में पहुंच जाता, बैलों की देखभाल करता, फसलें काटता और शाम ढलने पर तुलसी के पास बैठकर पूजा करता। वहीं दूसरा बेटा चालाक, चंचल और चतुर दिमाग वाला था। वह ज्यादा मेहनत करने से बचता, लेकिन धन कमाने के रास्ते हमेशा खोजता रहता। अरे भाई, हर रोज खेतों में खून पसीना बहाना ही समझदारी नहीं होती। असली समझ तो उसमें है जहां मेहनत कम लगे और मुनाफा ज्यादा हो। रामनाथ अब बूढ़ा हो चला था। उसका शरीर कमजोर था, पर मन अब भी मजबूत। वह रोज अपने दोनों बेटों को दूर से देखता और मन ही मन सोचता, एक बेटा खेतों में पसीना बहाता है, दूसरा सिर्फ मुनाफे की बात करता है, पर दोनों बेटे मेरे खून के हैं। भगवान, इनकी जिंदगी में कभी वैर न पड़े। एक दिन शाम को रामनाथ ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। बेटा आदित्य, बेटा अशोक, मेरे पास बैठो। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बात है बाबा, बड़ी गंभीरता से बुलाया है आपने। बेटो, मैंने अपना सारा जीवन इसी मिट्टी में बिता दिया। यह हवेली, यह खेत, यह कोठार सब तुम्हारा ही है। पर एक बात जान लो। कौन सी बात बाबा? जिस दिन मेरी आंखें सदा के लिए बंद हो जाएं, उस दिन तुम दोनों सब कुछ आपस में बांट लेना, प्रेम से, न्याय से और समझदारी से। दोनों भाइयों के मन में यह बात पहली बार आई कि उनका भविष्य अब उनके निर्णयों पर टिका होगा। बाबा, लेकिन कोई लिखा पढ़ी तो होनी चाहिए ना। बाद में कोई बात बिगड़ गई तो क्या होगा? अशोक, ऐसी बातें मत कर। बाबा अभी हमारे साथ हैं और जब तक वो हैं, हम सब कुछ उनसे ही सीखेंगे। आदित्य ठीक कह रहा है। जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, पर याद रखना, विरासत का असली मूल्य जमीन में नहीं, संस्कारों में होता है। समय बीतता गया। महीनों में जैसे जीवन की गति थमती गई। रामनाथ अब खाट से भी नहीं उठ पाता था। उसके हाथ कांपते, आंखें धुंधली होती जा रही थी। एक रात वह चुपचाप दुनिया छोड़ के चला गया। कोई शोर नहीं, कोई अफसोस नहीं, केवल एक गहरा सन्नाटा। जब सुबह गांव वालों ने यह खबर सुनी तो सभी लोग हैरान रह गए। अरे भाई, रामनाथ काका तो बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान थे। उन्होंने तो कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं किया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर अब चिंता उनके बेटों की है। हाँ, उनके बिना ये घर तो जैसे सूना हो गया हो। चलो, हम सब लोग मिलकर उन्हें देखने चलते हैं। और उसी समय गांव के लोग और साथ में मुखिया जी भी रामनाथ के घर की ओर चल देते हैं। रामनाथ के घर पर पहुंचकर सभी लोगों ने मिलकर रामनाथ का अंतिम संस्कार किया। और उसी दिन पहली बार दोनों भाइयों ने बंटवारे का मुद्दा सभी लोगों के सामने रख दिया।
बेटों, रामनाथ एक समझदार और निष्पक्ष व्यक्ति थे। उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी, तो अब यह बंटवारा उनकी आत्मा को चोट न पहुंचाए। यह हमारा प्रयास रहेगा। मुझे जो उचित लगे वह दे दीजिए। बाबा की आत्मा को शांति मिले, यही मेरा लक्ष्य है। और मुझे तो मेरे हिस्से का पूरा हक चाहिए। पंचायत ने बात अगले दिन तय करने की ठानी, मगर उसी रात अशोक अपने मन में एक योजना बना रहा था। बंटवारा बराबर नहीं, पूरा चाहिए था। गांव काशीपुर में 13वीं बीतने के बाद चौपाल पर पंचायत की बैठक बुलाई गई। गांव के समझदार, बुजुर्ग और सम्मानित लोग एक एक कर चौपाल पे सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। रामनाथ के बेटे आदित्य और अशोक दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठ चुके थे। दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन इरादे अलग अलग थे। आदित्य ने पिता के श्राद्ध कर्म में तन मन धन से समर्पण किया था, जबकि अशोक के मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, कौन कितनी जमीन लेगा। दोनों भाई सुन लें। गांव की परंपरा है कि जब कोई अपनी वसीयत नहीं छोड़ता तो पंचायत निर्णय लेती है, न्याय के साथ। अब तुम दोनों अपना पक्ष रखो। मैं किसी से छीना झपटी नहीं चाहता। बाबा ने हमेशा सिखाया कि खेत हो या घर, भाईचारा पहले आता है। मुझे जितना सही हो उतना दे दीजिए। मैं भी भाईचारे के खिलाफ नहीं, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे हिस्से में बंजर जमीन आए। मैं वो खेत चाहता हूं जो उपजाऊ हैं। पंचायत के लोगों ने पुराने नक्शे मंगवाए। गांव का पटवारी एक पुराना थैला लेकर आया, जिसमें मिट्टी सने दस्तावेज थे। जमीनों के नक्शे, मवेशियों की गिनती और कोठार की सूची पढ़ी जाने लगी। पूरब की ओर कुल 6 बीघा उपजाऊ खेत हैं। पश्चिम की ओर 6 बीघा थोड़े कम पानी वाले मगर काफी उपज देने वाले खेत हैं। कोठार 3 हैं, 2 बड़े और एक छोटा। घर 2 खंडों में बटा हुआ है। आदित्य को पूरब के खेत, एक बड़ा कोठार और हवेली का बायां हिस्सा मिलेगा। अशोक को पश्चिम के खेत, दूसरा बड़ा कोठार और हवेली का दायां हिस्सा मिलेगा। छोटा कोठार साझा रहेगा जब तक कोई विवाद न हो। जानवर बराबर बांट दिए जाएंगे। मैं स्वीकार करता हूं। बाबा की आत्मा को शांति मिले, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, मैं भी मानता हूं, लेकिन अब कोई लेकिन की जरूरत नहीं अशोक। यह फैसला तुम्हारे पिता की इज्जत की रक्षा के लिए लिया गया है। बंटवारा हो गया था, पर यह केवल खेतों और कोठारों का नहीं था, दिलों का भी था। आदित्य और अशोक अब एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे से अलग हो चुके थे। कुछ ही दिनों बाद अशोक को यह महसूस होने लगा कि पश्चिम का खेत उतना उपजाऊ नहीं जितना पूरब का है। उसकी आंखों में लालच की चिंगारी जलने लगी। उसने चोरी छिपे अपने आदमियों को भेजा और खेतों के बीच की मेड़ हटवा दी। एक सुबह आदित्य खेत पर पहुंचा तो देखा कि उसकी जमीन पर हल चल चुका था और मेड़ हटवा दी गई थी। बैल घूम घूमकर फसल को बर्बाद कर चुके थे। यह क्या हो रहा है? यह खेत तो मेरा हिस्सा है, यहाँ हल कैसे चला? आदित्य गुस्से में घर लौटा। वह सीधा अशोक के कमरे में गया, जहां वह बचे कुचे खजाने को ढूंढ रहा था। अशोक, तूने मेरी जमीन पर हल क्यों चलवाया? पंचायत का फैसला भूल गया है क्या? तेरी जमीन? और कौन कहता है कि वो खेत तेरा है? जरा दिखा कोई लिखा पढ़ी। पंचायत तो सिर्फ बोलती है, कागज ना देती है और ना ही दिखाती है। मत भूल, वो फैसला सबके सामने हुआ था। बाबा की आत्मा सब देख रही है। बाबा अब नहीं रहे भाई। अब जो देखना है वो मुझे देखना है। आदित्य हैरान खड़ा रह गया। उसे अपने पिता की वो अंतिम बात याद आ गई। जिस दिन लालच भाईचारे से बड़ा हो जाएगा, उस दिन मेरी आत्मा अशांत हो जाएगी।
गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। जो घर कल तक एकता का प्रतीक था, वह अब विवाद का अड्डा बन चुका था। गांव वाले चौपाल पर खुसर पुसर करने लगे। रामनाथ ने बेटों को जमीन तो दी, पर संस्कार नहीं बांट पाया। अब लगता है ये हवेली भी बांटी जाएगी क्या? एक दीवार इधर, एक उधर। पंचायत का फैसला भले ही सुनाया जा चुका था, पर अशोक के मन में अब संतोष नहीं बचा था। जमीन का बंटवारा तो हुआ, पर लालच ने उसके मन में ऐसी दरार डाल दी थी जो गांव के लोगों तक पहुंचने लगी। हवेली जो पहले एक था, अब उसी के 2 आंगन 2 दुश्मन भाइयों में बट गए थे। बायां हिस्सा जहां आदित्य, उसकी पत्नी कौशल्या और 2 छोटे बच्चे रहते थे। शांत सादगी भरा, तुलसी के पौधे से सुशोभित आंगन। दायां हिस्सा अब अशोक और उसकी पत्नी चंपा का था, जहां हर रोज कोई ना कोई मजदूर, व्यापारी या पंडा बैठा रहता था। एक सुबह आदित्य खेत से लौटकर आया तो देखा कि अशोक के हिस्से की दीवार से उसकी खिड़की को रोक दिया गया था। ईंटें चढ़ाई जा चुकी थी। हवा और रोशनी अब अंदर नहीं आती थी। यह खिड़की तो हमारे हिस्से की है। यह दीवार किसने खड़ी कर दी? मैंने देखा था पति जी, तुम्हारे भाई अशोक ने सुबह सुबह ही मजदूर बुलवा लिए थे और बिना पूछे ही दीवार बनवा दी थी। अब हवेली के आंगन भी बांट दिए जाएंगे क्या? आदित्य ने जाकर अशोक से बात करनी चाहिए। वह दरवाजे पर खड़ा हुआ, लेकिन अशोक के चेहरे पर हेकड़ी साफ झलक रही थी। अशोक, तूने खिड़की के सामने दीवार क्यों खड़ी करवाई? कम से कम बता तो देता। ये हिस्सा मेरे दायरे में आता है, तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ। लेकिन उससे हमारी हवा और रोशनी आनी बंद हो रही है। तुम्हारे हिस्से में रोशनी और हवा ना पहुंचे तो मैं क्या करूं? खेतों की मेड़ के बाद अब दीवार पर भी बहस करनी है क्या? आदित्य अब चुप रह गया। वह जानता था अब यह झगड़ा किसी पंचायत से नहीं सुलझेगा। एक रात को अचानक एक शोर उठा। कोठार के पीछे आग की लपटें उठी। आदित्य और उसकी पत्नी दोनों दौड़े दौड़े गए तो देखा कि उसका भरा पूरा अनाज का कोठार धू धू कर जल रहा था। हे भगवान, हमारा सारा अनाज जल गया है। अगर कोई हो तो पानी लाओ। सब लोग पानी लाओ। हमारे कोठार में किसी ने आग लगा दी है। गांव वाले दौड़े आए। बाल्टियां, मटके, हंडे जो हाथ लगा सब लेकर पहुंचे। धीरे धीरे आग बुझी पर कोठार राख हो गया था। काले धुएं के साथ हवा में सिर्फ जली हुई उम्मीदों की गंध तैर रही थी। किसने लगाई ये आग? ये तो कोई दुश्मनी की बात लगती है। आदित्य को कुछ शक था, मगर कोई प्रमाण नहीं था। वो जानता था ये आग किसी हाथ ने लगाई है जो उसके हिस्से के अन्न को भी निगलना चाहता है। मुझे किसी पर बिना सबूत इल्जाम लगाना नहीं आता, लेकिन एक बात कहूंगा, अगर अब भी कोई मुझे कमजोर समझता है तो समझ ले कि अब मेरा धैर्य राख बन चुका है। और उधर अशोक अपने हिस्से में बैठा, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, शांत सा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ छिपा रही थी। इजी, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। कभी ना कभी तो इसका परिणाम आएगा। क्यों ना पूरे घर और जमीन को अपने नाम करवा लिया जाए? वो जानता था कि अब तक कोई लिखित वसीयत पंचायत या आदित्य के पास नहीं थी, और यही था उसका असली हथियार। रात के तीसरे पहर में जब गांव नींद में डूबा था, अशोक धीरे से अपने कमरे से बाहर निकला। वह गांव के ही एक पुराने, चालाक और स्वार्थी बनवारी लाल से मिलने गया, जो कभी राजस्व रजिस्टर संभालता था। अब पैसा लेकर कोई भी कागज बना देता था। बनवारी भैया, एक जरूरी काम है। बस तुम्हारा कागज चाहिए और मेरी समझदारी, बाकी सब मैं देख लूंगा। ऐसा क्या काम है जो रात में चुपके से करवाना चाहते हो? एक वसीयत बनवानी है।
बाबा के नाम से, जिसमें लिखा हो कि उन्होंने मरने से पहले पूरा घर, जमीन और कोठार मुझे ही सौंपा था। बनवारी लाल कुछ पल सोचता रहा, फिर उठकर एक पुरानी संदूक से कुछ मोहरें, काली स्याही और कुछ कागज निकाले। लेकिन अगर पंचायत को शक हुआ तो? तुम सिर्फ लिख दो, बाकी पंचायत को समझाना मुझे आता है। कई घंटे बाद वो कागज तैयार हुआ। उस पर रामनाथ के हस्ताक्षर की नकल की गई और 2 नकली गवाहों के नाम चढ़ा दिए गए। अशोक उस झूठ को सच बनाने के पूरे यकीन के साथ घर लौट आया। अगले दिन चौपाल पर उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैंने बाबा की असली वसीयत खोज ली है। वो कागज जिसमें उन्होंने सब कुछ मुझे सौंपा था, वो अब मेरे हाथ में है। पर ये कागज पहले क्यों नहीं दिखे? 13वीं के समय क्यों नहीं आए? वो उस समय संदूक में दबे रह गए थे, अब मिले हैं। आदित्य उस समय वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जब उसे गांव के बच्चे ने आकर बताया कि चौपाल में अशोक कोई पुराना कागज दिखा रहा है, वह बिना कुछ बोले दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। ये कागज कहां से आया? बाबा ने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम तो बड़े भाई हो, मगर सब कुछ बाबा ने मेरे नाम किया, इसमें मैं क्या करूं? आदित्य का चेहरा गुस्से से तपने लगा, लेकिन वह पंचायत में किसी से नहीं बोला। वह सीधे गांव के मंदिर पहुंचा, जहां पुजारी शिवानंद रहते थे। पंडित जी, एक प्रश्न है, क्या बाबा ने कभी आपको कोई संदूक, चिट्ठी या वसीयत दी थी? हाँ, रामनाथ ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले एक संदूक मुझे दिया था। कहा था कि जब बेटों के बीच विवाद बढ़े तभी उसे खोलना। क्या उसमें कुछ ऐसा है जिससे सच्चाई साबित हो सके? शायद। चलो मेरे साथ चलकर देखते हैं। मंदिर के पीछे के कमरे में एक लोहे की संदूक रखी थी। पंडित शिवानंद ने चाबी निकाली और संदूक खोली। उसमें रामनाथ की हाथ की लिखी एक पुरानी चिट्ठी थी। सफेद कागज पर नीले स्याही से लिखा हुआ, मेरे दोनों बेटों में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, पर जिसने मेरी सेवा की, मेरी पीठ दबाई, मेरे लिए खेत जोते, मैं चाहता हूं कि उसे घर और पूरब की जमीन मिले, और दूसरा बेटा व्यापार में चतुर है, उसे कोठार और धन मिले, दोनों को बराबरी का सम्मान मिले। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने वह चिट्ठी ली और पंचायत की ओर लौटा। यह देखिए, बाबा की असली चिट्ठी खुद पंडित शिवानंद के पास थी। न झूठ, न ही कोई चाल। अशोक, अब क्या कहेगा? ये चिट्ठी बाबा की लिखावट में है और यह संदूक पंचों के सामने खुला है। तेरे कागज का क्या सबूत है? मैंने तो वही बताया जो मुझे संदूक में दिखा था। तूने झूठ बोला, पंचायत को धोखा दिया और अपने पिता की आत्मा को कलंकित किया। अशोक। चौपाल में सन्नाटा छा गया। अशोक सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसका झूठ उसी की जुबान से निकलने लगा था। अब न उसे कोई गवाह बचा सका, न बनावटी कागज। सब लोग सुने, यह जो चिट्ठी आज आदित्य ने पेश की है, वह न केवल पुजारी शिवानंद की पुष्टि से प्राप्त हुई है, बल्कि उसमें रामनाथ की हस्तलिपि भी स्पष्ट दिखाई देती है। और यह चिट्ठी किसी लालच से नहीं, एक पिता की अंतिम इच्छा से लिखी गई है। मुखिया ने चिट्ठी को सबके सामने पढ़कर सुनाया। मैंने रामनाथ काका को बरसों देखा है। ये लिखावट उनकी ही है। वो काका झूठ नहीं लिख सकते थे। अशोक, अब पंचायत तेरे विरुद्ध बोलेगी। तूने पिता के नाम से झूठी वसीयत बनवाकर पंचायत और अपने भाई दोनों को धोखा दिया है। क्या तू कुछ कहना चाहेगा? मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा मैं चतुर हूं, पर असल में मैं सबसे बड़ा मूर्ख निकला। मैंने तुझे भाई समझा, तूने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि मैं बाबा का बेटा हूं, जिसने हमेशा माफ करना सिखाया। अशोक का चेहरा
शर्म से ऊपर नहीं उठ रहा था। अशोक को पंचायत की ओर से 3 महीने तक खेत की जमीन पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। वह सिर्फ अपने हिस्से के घर में रहेगा। इन 3 महीनों में उसे गांव के मंदिर में जाकर प्रतिदिन सेवा करनी होगी, वही सेवा जो उसने कभी अपने पिता के लिए नहीं की। और आदित्य, तूने जो सहनशीलता दिखाई है वह रामनाथ की असली विरासत है। यह हवेली, पूर्व का खेत और कोठार सब तेरे नाम पंचायत स्वीकृत करती है। गांव के लोग तालियों से नहीं, मौन आदर से इस फैसले का समर्थन करते रहे। उसी शाम आदित्य तुलसी के चौरे के पास बैठा था। तभी अशोक धीमे कदमों से आया। उसका सिर झुका हुआ था। भैया माफ कर दो, मैंने जिस विरासत को पाने के लिए सब कुछ झूठ में बदल दिया था, अब समझ में आया कि असली विरासत क्या थी। उस दिन पहली बार गांव काशीपुर में अब धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी। अशोक ने पंचायत के निर्णय अनुसार मंदिर में सेवा करनी शुरू कर दी थी। भोर होते ही वह मंदिर की सफाई करता, दीप जलाता, फूल चढ़ाता और संध्या होते होते वहीं बैठकर चुपचाप अपने अपराधों पर मनन करता। धीरे धीरे 3 महीने बीत चुके थे। गांव के लोग अब धीरे धीरे उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर चकित थे। तो कोई कहता, अब अशोक बिल्कुल बदल गया है। एक दिन शाम का समय था। लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। कुछ औरतें कुएं से पानी भरकर वापस लौट रही थीं। उसी शाम अशोक अपनी पत्नी चंपा के साथ आदित्य के दरवाजे पर आया। तू अशोक, और इस समय यहाँ कैसे? भैया, आज मैं अपने हिस्से की हवेली नहीं, अपने हिस्से की गलती लौटाने आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर में बाबा का आंगन बढ़ गया था मेरे कारण, और अब मैं चाहता हूँ इस आंगन को फिर से एक कर लूं। क्या तुम सचमुच में अपने हिस्से की हवेली एक करने आए हो? हाँ, और सिर्फ हवेली नहीं, वो सब कुछ जो मैंने चालाकी से चाहा था। अब मैं तुमसे माफी और भाईचारा मांगने आया हूँ। उसी रात हवेली के आंगन में वर्षों बाद चूल्हा दोनों परिवारों के बीच जला। कौशल्या और चंपा ने मिलकर रोटियां बनाई, दाल चढ़ाई और पुराने पीतल की थाली में परोसा गया वह खाना जिसमें नमक नहीं, भाईचारा घुला था। गांव काशीपुर ने उस दिन एक बड़ी सीख देखी। जहां लोभ का अंत हुआ, वहीं से विरासत का असली प्रारंभ हुआ।